हे गाइस, अगेन सभी का वेलकम है YED के एडिटोरियल क्लास में। आज सुबह के सेकंड एडिटोरियल से अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे। ये एडिटोरियल है, एक इकोनॉमिक एडिटोरियल है ना, टेन्यूअस टैक। मैं ऐसे एडिटोरियल्स इसलिए जानबूझ के लेता हूँ इकोनॉमिक वाले, क्योंकि आपके बैंक्स SSC के अंदर जब जब इकोनॉमिक आर्टिकल्स आते हैं मैक्सिमम बच्चे उनको अटैम्प्ट नहीं करते हैं। मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, बहुत ईजी होता है अगर आप इसको सिस्टमेटिकली पढ़ सकें। तो यही आज हम करेंगे। ग्रामर, वोकैब, कॉम्प्रिहेंशन तीनों को मैं साथ लेके चलूँगा। अब आपको क्या करना है, जो आप सीखोगे इस क्विज पे अप्लाई करना है। अभी करेंगे तो अच्छा है, नहीं तो वीडियो के लास्ट में मैं आपको सॉल्यूशंस दूंगा। सब लोग इसको कोशिश करें ताकि आपको पता लगे आपकी अंडरस्टैंडिंग में क्या गैप्स हैं। वीडियो के लास्ट में उन गैप्स को अपने फिल करेंगे पूरे कॉन्सेप्ट को सीखने के बाद। शुरू करें क्लास को। चलिए आइए कुछ नया सीखते हैं। कह रहे टेन्यूअस टैक। कुछ व्यूअर्स की क्वेरी है, सर क्या यूपीएससी सीसेट के लिए ये काम आएगा? बिल्कुल आएगा। जहाँ जहाँ आप आरसी फेस करोगे वहाँ वहाँ आपको ये सेशंस काम आएंगे, है ना, यूपीएससी सीसेट में भी। कह रहे टैग जो है ना बहुत ही टेन्यूअस है ना। अब इन दोनों वर्ड्स को देखो। टैग का मतलब होता है जहाज की वो रस्सी जो जहाज की पाल को बांधती है, वो रस्सी जो जहाज के रास्ते को डिसाइड करती है। जहाज की पाल को वो जैसे बांधेगी ना ये टैग नाम की रस्सी, वैसे ही उसी दिशा में जहाज जाएगा उसी रास्ते पे। तो टैग का मतलब क्या हो गया? रास्ता, अप्रोच, है ना। जहाज की रस्सी से ही हमने इस वर्ड को निकाला है। टैग का मतलब होता है रास्ता। टैग का मतलब कील भी होता है, लेकिन कील वाला मीनिंग हम यूज नहीं कर रहे हैं। तो कह रहा बहुत ही टेन्युअस सा रास्ता किसी ने पकड़ा है। किसी का टैग, किसी का कोर्स ऑफ एक्शन या अप्रोच बहुत ही टेन्युअस है। अब टेन्युअस क्या होता है? टेन्युअस का मतलब होता है कमजोर, बहुत ही पतला, महीन, वीक, इनसब्सटेंशियल। कह रहे किसी का रास्ता बड़ा ही कमजोर है, सही रास्ते पे, दम भरे रास्ते पे कोई नहीं है। अब देखो किसकी बात कर रहा है। कह रहा ऑन RBI होल्डिंग इंटरेस्ट रेट्स। बात कर रहा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के होल्ड किए रखने को, बनाए रखने को, बढ़ने नहीं देने को, इंटरेस्ट रेट्स की जो है ना, इंटरेस्ट रेट्स को। तो जैसे ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस बार की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक में इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाने से मना किया, हमारा एडिटोरियल क्या कह रहा है? जो रास्ता इसने पकड़ा है बहुत ही कमजोर रास्ता पकड़ा है, उसमें ज्यादा दम नहीं है। अब देखो इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं क्या कहना चाह रहा है ये, है ना। कह द MPC's पॉलिसी ऑफ प्रायोरिटाइजिंग ग्रोथ ओवर प्राइस स्टेबिलिटी इज क्लियरली फ्रॉट विद रिस्क। कह रहा है जो MPC की पॉलिसी है, जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो नीति है, प्रायोरिटाइज करने की, प्राथमिकता देने की, विकास को, ग्रोथ को, और किसके ऊपर? प्राइस स्टेबिलिटी के ऊपर, दामों में स्थिरता के ऊपर, महंगाई में कमी के ऊपर। तो कह रहा MPC ने अपनी पॉलिसी में विकास को, महंगाई के ऊपर प्रायोरिटी दिया जो है ना, ये पॉलिसी जो है अपने आप में बहुत ही खतरों से बढ़ी हुई है, फ्रॉट विद रिस्क है। समझ गए ना। इसका कहना यह है कि पहले आपको प्राइस स्टेबिलिटी को देखना था, महंगाई को समझना था, फिर आप ग्रोथ को प्रायोरिटी देते तो आप रिस्क को थोड़ा कम कर सकते थे। अब देखो मैं आपको समरी दूंगा ना, वहां आपको समझ में आएगा क्या कहना चाह रहा है ना। थोड़ा सा आप तब डिटेल में जाएंगे अपने। उससे पहले इस सेंटेंस में देखने वाली चीजें देख लो, बना कैसे हुआ था। पॉलिसी आपका सब्जेक्ट था, इज आपकी वर्ब थी। सब्जेक्ट वर्ब हर रोज की तरह एक्वा ब्लू और पिंक कलर में जो है ना मार्क्ड है आपके सामने पूरे एडिटोरियल का। सब्जेक्ट वर्ब पकड़ना आपका पहला टारगेट है। पहला अगर आपने इसको कर लिया ना, उसके बाद आपके पास टारगेट्स ही नहीं बचेंगे। जिसने सब्जेक्ट और वर्ब को सक्सेसफुली आइडेंटिफाई करना सीख लिया, उसको किसी टीचर की जरूरत नहीं है इंग्लिश के अंदर, अगर वो 100% आइडेंटिफाई कर सकता है तो मैं आपको यही चाहता हूँ, इंडिपेंडेंट बनाना। सब्जेक्ट वर्ब से, मेरे वाले से अपने वाले को मिलाते जाओ, आपकी इंडिपेंडेंट आपके हाथ होगी, है ना। फ्रॉट विद मतलब भरा हुआ किसी चीज़ से, लेकिन ऐसा नहीं है बाल्टी पानी से भरी हुई है तो आप फ्रॉट विद लिख देंगे। फ्रॉट विद का मतलब होता है भरा हुआ, लेकिन रिस्क, डेंजर, डिफिकल्टी, फ्रस्ट्रेशन, प्रॉब्लम, डिजास्टर, पेन, कॉन्सिक्वेंसेस। समझ रहे हो? सब की सब चीजें ऐसी हैं जिनको आप छू नहीं सकते, और नेगेटिव चीजें हैं। फ्रॉड विद नेगेटिव चीजों के साथ यूज होता है, जिनको आप छू नहीं सकते हो, जिनको आप वास्तव में टच नहीं कर सकते हो। तो पानी, बाल्टी पानी से भरी हो या बलून हवा से भरा हो, है ना, ऐसी चीजों के लिए फ्रॉड विद आप यूज ना करें। बस फिल्ड विद इसका मतलब होता है, लेकिन इन्हीं चीजों से भरा होना चाहिए कोई चीज। अब देखो ये चीज आपके क्लोज टेस्ट में बहुत काम आती है, समझ गए ना। आज के आप क्विज को अगर ध्यान से देखोगे तो वहां पे हमने फ्रॉड विद को इसी तरह से यूज किया है। शुरू करेंगे एक समरी के साथ, बट उससे पहले जो लोग SSC, बैंक्स, UPSC की प्रिपरेशन करते हैं और बिगिनर से एडवांस लेवल का कंप्लीट इंग्लिश का कोर्स चाहते हैं, है ना,
पूरी अंडरस्टैंडिंग के साथ सिंपल वे में। तो आप फॉलो करेंगे चैनल के होम पेज पे रखी हुई इस प्लेलिस्ट को, कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स बाय IIT। देखो मेरी सबसे पॉपुलर वीडियोस में से यही वीडियोस हैं, है ना। छोटा सा अपना चैनल है, इन्हीं वीडियोस पे लाखों व्यूज़ हैं, क्योंकि इन वीडियोस को मैंने डिज़ाइन किया पूरे मन से, और ऐसा डिज़ाइन किया जैसा आपको पेड कोर्सेज में मिलता है। लेकिन ये वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, एक उपहार की तरह आपके लिए। इनका फ़ायदा उठाएं जरूर से, फ्री की तरह ना लें बल्कि पेड कोर्स की तरह इनको लें। 2 वीक में 3 वीक में 30 वीडियो पूरी कर लो, इंग्लिश में आप अपना गेम चेंज कर सकते हो। फोकस के साथ देखना बस, है ना। इसी के नीचे बैंक्स और SSC के अंदर आपको एग्जाम कैसे अप्रोच करना है, कैसे पेपर्स को सॉल्व करना है, इंग्लिश का पेपर कैसे सॉल्व करना है, इसके लिए मेंबर स्पेशल 2 प्लेलिस्ट हैं, एक बैंक एक SSC की। इनको आप चला करके देख सकते हैं, मेंबर बन के बहुत फ़ायदा मिलेगा। मेंबर बनने के लिए ज्वाइन बटन पे प्रेस करें, इस वीडियो को प्ले करें, छोटा सा कंट्रीब्यूशन दे करके आप मेंबर बन सकते हैं और आप जो है इन वीडियोज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। शुरू करेंगे, एक समरी देता हूँ मैं आपको। समरी ये है कि हमारी एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। उसका काम होता है हर 3 महीने से इस चीज़ को डिसाइड करना कि क्या इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाया जाए या ना बढ़ाया जाए। अगर इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाया जाता है तो हमारी इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है, लेकिन बाजार में महंगाई बढ़ती है। अगर इंटरेस्ट रेट्स को कम किया जाता है तो इकोनॉमी में थोड़ा विकास कम होता है, लेकिन बाजार में महंगाई भी कम होती है। तो ये 2 धारी तलवार है, बढ़ाओगे तब भी फायदा नुकसान है, कम करोगे तब भी फायदा नुकसान है। इस बार इसने क्या बोला, कम करने की जगह पे कम करने से मना कर दिया। इसने बोला हम कम नहीं करेंगे। हमारा एडिटोरियल क्या कह रहा है अब कम करने की जरूरत थी, क्योंकि अगर आपने इकोनॉमी की भलाई के बारे में सोचा है तो इकोनॉमी ऑलरेडी सही रास्ते पे आ चुकी है। अब आपको देखना था इन्फ्लेशन को, महंगाई को, है ना। बस ये इसकी समरी है आज की। कोशिश करें आप लिखने की इसको इंग्लिश के अंदर, कमेंट सेक्शन में डालें। आज की टोन है फोरकास्टिंग, प्रोग्नोस्टिकेटिंग या प्रिडिक्टिंग। तीनों ही केस के अंदर आप आगे का प्रिडिक्शन देते हो, भविष्यवाणी करते हो। बस ये एडिटोरियल कर रहा है कि आगे आने वाले वक्त में बड़ा सारा रिस्क है, जो है भविष्य में बहुत जोखिम है। शुरू करें। कह फ्राइडेज डिसीजन बाय द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी MPC ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया to maintain status quo on benchmark interest rates and continue with an accommodative policy stance for as long as necessary has been widely welcomed as being pro-growth। कह रहे फ्राइडे का जो डिसीजन है, शुक्रवार का जो फैसला है, अच्छा किसके द्वारा भाई, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा। अच्छा किसकी कमेटी है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। अच्छा डिसीजन क्या है, वो है मेंटेन करने का स्टेटस को यथास्थिति को, हाल की सिचुएशन को, है ना। इसने डिसीजन यही लिया कि जो अभी है वैसा ही रहेगा, ना हम बढ़ाएंगे ना घटाएंगे। तो कह रहा है एक तो ये डिसीजन जो है मेंटेन करने का स्टेटस को। अच्छा ये किसके ऊपर है स्टेटस को, बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट्स पे, स्टैंडर्ड इंटरेस्ट रेट्स पे, CRR पे, SLR पे, रेपो रेट पे और रिवर्स रेपो रेट पे, समझ गए ना। अच्छा और दूसरा डिसीजन है कंटिन्यू करने का, बनाए रखने का एक अकोमोडेटिव पॉलिसी स्टैंस को, एक एडजस्टमेंट भरे पॉलिसी की मुद्रा को, है ना। RBI कहता है हमारी पॉलिसी तो बहुत एडजस्टमेंट वाली होगी, हम एडजस्टमेंट करेंगे जब तक इकोनॉमी में जान ना आ जाए। और कब तक करेंगे, जितना जरूरी हो, एज लॉन्ग एज नेसेसरी, जितने वक्त तक ये चीज़ जरूरी हो। कह रहा है ये जो डिसीजन है ना, अब देखो इसकी वर्ब आई है, हैज़ बीन वाइडली वेलकम्ड। इस डिसीजन को वाइडली वेलकम किया गया है, इस डिसीजन को सबने स्वागत किया है। और कैसे, होने की तरह, पॉलिसी प्रो ग्रोथ, है ना, ग्रोथ का तरफदार होने की तरह। तो इस डिसीजन को देख करके सबने क्या बोला, वाह भाई RBI वाह, आपने प्रो ग्रोथ डिसीजन दिया है, आपका डिसीजन जो है विकास को हेल्प करेगा, समझ गए। तो बीच में क्या बताया, दिया गया इस कमेटी के द्वारा दिया गया है मेंटेन करने का स्टेटस को और साथ ही साथ बनाए रखने का अकोमोडेटिव पॉलिसी स्टैंस को। अब मैं आपसे बोलता हूँ ना, सब्जेक्ट वर्ब पकड़ो। अगर आपने डिसीजन की वर्ब हैज़ बीन वाइडली वेलकम नहीं किया, मान लो आपने इन दोनों को कनेक्ट नहीं किया, देयर इज नो चांस इन दिस यूनिवर्स कि आप इस सेंटेंस को समझ पाएं। समझ रहे हो, जिस लड़के लड़की को डिसीजन की वर्ब यहाँ नहीं पकड़ में आई ना, उसका पूरी दुनिया में कोई चांस नहीं है सेंटेंस को पकड़ के समझा पाए कि इसका क्या मतलब है। तो आप सोचिए कितना जरूरी काम है ये। इसी के लिए मैं आपको सेंटेंस ब्रेकिंग की वीडियो हर सैटरडे को करवाता हूँ, जैसे इस सैटरडे को भी आई थी। उनमें मैं आपको सिखाता हूँ कैसे पकड़ना है, फाइंड आउट करना है। तो जरूर से उन वीडियोस को फॉलो करें, है ना। लास्ट वीडियो देख सकते हैं आप अपनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेंटेंस में देखने वाले वर्ड्स, डिसीजन की वर्ब हैज बीन वाइडली वेलकम, समझ गए आप। बेंचमार्क होता है स्टैंडर्ड, क्राइटेरियन, है ना। बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट्स वो इंटरेस्ट रेट्स हैं जो पूरे देश में स्टैंडर्ड है ना। रिजर्व बैंक की सारी इंटरेस्ट रेट्स कहलाती हैं बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट्स। स्टेटस को होता है यथास्थिति, करंट सिचुएशन।
अकोमोडेटिव होता है जो एडजस्ट करे, है ना, जो एडजस्टिंग हो। स्टैंस का मतलब होता है आपकी पोजीशन, आपकी मुद्रा, आपका किसी के लिए रवैया, है ना। अच्छा, अब इसमें आ जाओ, 2 ग्रामर रूल्स देखेंगे, छोटे छोटे हैं। पहला ग्रामर रूल मैंने आपके सामने लिख दिया है, ऊपर आप देख रहे हैं, बहुत बार आया हुआ है। इस ग्रामर रूल को अप्लाई करना है इन दोनों सेंटेंस पे। रूल भी आपके सामने, क्वेश्चंस भी आपके सामने। अब आप मुझे बताओ कैसे इन क्वेश्चंस को सही करोगे। कोई भी मेरा मुंह ना देखे, सब लोग कोशिश करें, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप कर सकते हैं, है ना, ऐसा सोच के करें। चलो, स्टील इज एज स्ट्रोंगर एज आयरन व्हेन इट कम्स टू मॉलिक्यूलर स्ट्रेंथ। स्टील उतना ही स्ट्रांग है जितना आयरन है जब मॉलिक्यूलर स्ट्रेंथ की बात हो, है ना। एज और बीच में एडजेक्टिव, यही अपना रूल है। लेकिन रूल क्या कहता है, एडजेक्टिव की हमेशा पॉजिटिव डिग्री आएगी बीच में, आप बीच में कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री को यूज ना करें। तो स्टील इज एज स्ट्रॉन्गर एज, बीच में क्या लगा दी भाई, एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री। स्ट्रॉन्गर क्या होता है, कंपैरिजन के लिए होता है। लोगों को लगता है भाई स्टील और आयरन का हो रहा है कंपैरिजन, तो स्ट्रॉन्गर लिख देते हैं, लेकिन एज के बीच में आपको कंपैरेटिव डिग्री की जरूरत नहीं है, ये आपस में वैसे ही कंपैरिजन करवा देगा। तो मुझे क्या करना है, ER निकालो, स्ट्रॉन्ग लिख दो। वैसे ही, द गर्ल हिट हर अटैकर इन हिज फेस एज हार्डर एज शी कुड टू सेव हर सेल्फ। लड़की ने अपने हमलावर को मुंह पे दे मारा जितना जोर से वो मार सकती थी अपने आप को सेव करने के लिए, है ना। उसको लगा मुझे पीटना चाहिए, उसने मुंह पे दे मारा, एज हार्डर हैज शी कुड, है ना। बात वही है, एज हार्डर एज, फिर क्या करूं, हार्डर का ER निकाल के हार्ड लिख दो। ये आपका ग्रामर रूल है आज का, समझ गए, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आज के क्विज में अप्लाई होगा, है ना, देख लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। ये बीइंग है ना, बीइंग एज बीइंग प्रो ग्रोथ। आपको एक काम करता हूं मैं, पॉसिबली कल मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, शायद मैं वीडियो पब्लिश ना कर पाऊँ। 60% चांसेस है करने के, 40% ना करने के। अगर कल वीडियो पब्लिश नहीं हुई तो दोपहर को 1:30 बजे आपको वीडियो मिलेगी बीइंग के ऊपर। आधे घंटे में बीइंग के सारे यूज़, सारी एरर्स कैसे बनता है और कैसे आपको यूज़ करना है मैं आपको सिखाऊंगा। वो वीडियो तैयार है, अगर कल एडिटोरियल नहीं आया तो कल दोपहर में 1:30 बजे आपको बीइंग पे आधे घंटे का एक लेक्चर मिलेगा, जरूर से फॉलो करना। बहुत कन्फ्यूजिंग लगता है लोगों को बीइंग, है ना। कर विद द MPC नोटिंग that the signs of economic recovery were still far from broad-based, the panel asserted that it was incumbent on policymakers to support a durable rebound. वह कर with के साथ ही, अच्छा किसके साथ ही भाई, MPC के नोट करने के साथ ही। जैसे ही MPC ने इस बात को नोट किया, इस बात को मान लिया, अच्छा कौन सी बात, कि जो साइंस है ना, जो निशान है इकोनॉमिक रिकवरी के, आर्थिक हमारी इकॉनमी में जो है एक रिकवरी के, कह रहे जैसे उसने माना कि जो साइंस है ना वो अभी भी दूर थे, वर स्टिल फार, अभी भी दूर थे, और किससे, ब्रॉड बेस्ड होने से। ब्रॉड बेस्ड होने का मतलब क्या है, हर सेक्टर में इकॉनमी में रिकवरी हो, खाली मैन्युफैक्चरिंग में ना हो। इसका बेस बहुत बड़ा होना चाहिए रिकवरी का, 1 या 2 सेक्टर में रिकवरी नहीं होनी चाहिए। कह रहा है इस चीज़ के मान लेने के साथ ही, RBI के इस चीज़ को ऑब्जर्व कर लेने के साथ ही हुआ क्या, इस पैनल ने असर्ट किया, इस पैनल ने इस चीज़ पे जोर दिया दैट वो ये कि ये इनकम्बेंट ऑन है, ये बहुत ही ज़रूरी है, इनकम्बेंट ऑन है हमारे पॉलिसी मेकर्स पे, क्या कि वो सपोर्ट करें एक ऐसे रिबाउंड को, एक ऐसी जो है रिकवरी को जो ड्यूरेबल हो, जो लंबे वक्त तक चले। सेंटेंस समझो क्या कहना चाह रहा है। इस MPC ने नोट किया कि रिकवरी तो हो रही है, लेकिन जो साइंस है ना वो ब्रॉड बेस्ड नहीं है। जो साइंस निशान मिले हैं वो हमें हर सेक्टर में नहीं मिले हैं इकोनॉमी के, किसी में मिले हैं किसी में नहीं मिले। कह रहे हैं इसके नोट करने के साथ ही इस पैनल ने ये भी बोल दिया, साफ साफ कह दिया असर्ट करके, कि हमारी अब जिम्मेदारी है पॉलिसी मेकर्स की कि हम कुछ ऐसा करें कि जो रिकवरी आए वो ड्यूरेबल हो, लॉन्ग टर्म हो। ऐसा नहीं है कि दिसंबर में आ गई फिर जनवरी में फिर से माइनस में, हमें एक ड्यूरेबल चाहिए और हर जगह होनी चाहिए। समझ गए सेंटेंस को, थोड़ा जोर दे रहा हूँ मैं ताकि आप इसको समझ पाओ, इसका मीनिंग क्या है ना। अब आ जाओ वर्ड्स को देखने वाले। ब्रॉड बेस्ड, जिसका बेस है ब्रॉड, जिसका आधार है बड़ा। हर वो चीज़ ब्रॉड बेस्ड होगी जिसका स्कोप बहुत बड़ा होगा। मान लो बाजार में रिसेशन आए, वो ब्रॉड बेस्ड रिसेशन होगा जो कि बहुत खराब होगा हमारे लिए, क्योंकि वो हर सेक्टर के अंदर होगा, है ना, मैन्युफैक्चरिंग में, सर्विस में, एग्रीकल्चर में, हर इंडस्ट्री में वो जो है ना जो चीज़ होगी वो होगी ब्रॉड बेस्ड। समझ गए ना, जिसका बेस बहुत बड़ा हो। रिबाउंड का मतलब होता है ग्रोथ या रिकवरी, है ना। इनकम्बेंट ऑन, खबरी पे करवाया था मैंने आपको,
देखो इनकम्बेंट का मतलब होता है वो इंसान जो कुर्सी पे बैठा हो, सत्ताधारी हो, जो अभी पावर में बैठा हो। लेकिन इनकम्बेंट ऑन या अपॉन एक फ्रेजल वर्ब होती है या फ्रेज बोल सकते हैं। इसका मतलब होता है जरूरी आपके कर्तव्य के तौर पे। हर वो चीज इनकम्बेंट अपॉन यू है जो आपके लिए जरूरी है आपकी ड्यूटी के एज ए पार्ट ऑफ योर ड्यूटी, है ना। ही इट इज इनकम्बेंट ऑन या अपॉन पेरेंट्स टू कंट्रोल व्हाट देयर चिल्ड्रन वॉच ऑन टीवी। ये बहुत ही जरूरी है पेरेंट्स के लिए, ये कर्तव्य है, माता पिता का फर्ज है कि वो कंट्रोल करें क्या उनके बच्चे टीवी पे देखते हैं। समझ गए ना। तो इनकम्बेंट ऑन या अपॉन का मतलब है जिसके आगे जो लिखा हुआ है उसके ऊपर कोई बहुत बड़ी ड्यूटी है। तो इनकम्बेंट ऑन या अपॉन से इसको याद रखना। इनकम्बेंट अकेला आ जाए तो मतलब जो आदमी कुर्सी पे बैठा है, तो यहाँ पे पॉलिसी मेकर्स के लिए इनकम्बेंट ऑन या अपॉन है। समझ गए ना। इनकम्बेंट ऑन या अपॉन के लिए एक सिनोनिम भी है इम्परेटिव। इम्परेटिव का मतलब भी होता है जरूरी चीज। कह द एमपीसी also flagged its expectation that inflation would continue to remain elevated through the coming months to average 6.3%। अब देखो ये बीच वाला मैं छोड़ देता हूँ क्योंकि मैंने आपको बताया वो ये पढ़ना नहीं होता कभी भी, डैश से डैश के बीच का, है ना। इतना ही पढ़ो फिर आगे बढ़ेंगे। चलो, क्या एमपीसी ने ये भी फ्लैग कर दिया कि इसकी जो एक्सपेक्टेशन है, इसने इस चीज़ की तरफ भी सबका ध्यान खींच लिया, इसकी उस एक्सपेक्टेशन की तरफ, उम्मीद की तरफ कि इन्फ्लेशन जारी रहेगा, वुड कंटिन्यू, इन्फ्लेशन जारी रहेगा, बने रहना ऊंचे स्तर पर, एलिवेटेड, है ना। एलिवेटेड मतलब हवा में ऊंचा, तो इन्फ्लेशन जो है ऊंचा चढ़ा रहेगा, जारी रहेगा, रिमेन एलिवेटेड रहेगा, है ना, ऐसा उसका एक्सपेक्टेशन है। और कब? आने वाले कमिंग मंथ्स में, और कहाँ पे? 6.3% तक, है ना, इतना ऊपर तक रहेगा। कर वेल अबव द 6% अवर बाउंड ऑफ इट्स टारगेट रेंज, जो कि बहुत ऊपर है, वेल अबव है जो कि बहुत ही ऊपर है इसकी उस 6% के मैक्सिमम लिमिट के जो इसकी टारगेट रेंज की है ना। आरबीआई कहता है 6% से ज़्यादा कभी भी हम होने नहीं देंगे, कह रहा है उससे बहुत ऊपर है 6.3%। कह रहा और कब? थ्रू द सेकेंड हाफ ऑफ द करंट फिस्कल, ये 6.3% रहेगा आने वाले महीनों में, अगले सेकेंड हाफ में, अगली 6 मई में, करंट फिस्कल के, करंट फाइनेंशियल ईयर्स के। समझ गए ना। तो ये इसने बीच में जो बताया ना, ये बताया कि 6.3% क्या है। ये 6.3% आरबीआई की मैक्सिमम लेवल से बहुत ज़्यादा है। आई थिंक समझ गए होंगे। एमपीसी की वर्ब है फ्लैग्ड, इन्फ्लेशन की वर्ब है वुड कंटिन्यू, एलिवेटेड का मतलब है ऊंचा उठा हुआ, अपर बाउंड का मतलब है मैक्सिमम लिमिट, या इसके लिए एक वर्ड अपने पास सीलिंग, है ना, सीलिंग। चलो, कह रहे थे आरबीआई विच इन अक्टूबर एस्टिमेटेड रिटेल इन्फ्लेशन टू रेंज बिटवीन 4.5% एंड 5.4% in the 6-month period has in just 2 months raised its projection for price gains by at least close to 1 percentage point। कह रहा है आरबीआई, हमारा रिजर्व बैंक, जिसने विच इन अक्टूबर में एस्टिमेट किया था रिटेल इन्फ्लेशन को कि वो रेंज करेगा इस परसेंट और इस परसेंट के बीच। वही आरबीआई जिसने अक्टूबर में बताया था हमारा इन्फ्लेशन 4.5 से 5.5 रहने वाला है इन द 6 मंथ पीरियड, 6 महीने के पीरियड के दौरान। कह रहे ये जो आरबीआई है ना, हैज़, ये कर चुका है किसी काम को इन जस्ट 2 मंथ्स, महज 2 महीनों में, और वो काम है रेज करना, उठा देना। कह रहे यही आरबीआई ने महज 2 महीने में उठा दिया है अपनी प्रोजेक्शन को, अपने एस्टिमेट को, और किसका है? प्राइस गेन का है, दामों में बढ़ोतरी का है। और कैसे? कम से कम, एटलीस्ट क्लोज टू 1 परसेंटेज पॉइंट, कम से कम 1 परसेंटेज पॉइंट के नजदीक। सिंपल सेंटेंस है। आरबीआई की वर्ब है हैज रेज्ड, विच की वर्ब है एस्टिमेटेड। सब्जेक्ट वर्ब पकड़ो, सबसे जरूरी काम यही है। प्रोजेक्शन का मतलब होता है प्लान या एस्टिमेट, है ना, आगे का अंदाजा। कह रहे सीन इन दिस लाइट द एमपीसीज डिसीजन शोज दैट द आरबीआई इज क्लियरली प्रायोरिटाइजिंग ग्रोथ ओवर प्राइस स्टेबिलिटी फॉर नाउ। कह रहे इस लाइट में देखे जाने पर, सीन इन दिस लाइट, इस रोशनी से, इस नज़र से, इस निगाह से अगर हम देखें, इस नज़रिए से देखें, तो एमपीसी का जो डिसीजन है ना, जो मॉनेटरी पॉलिसी का जो फैसला है कमेटी का, वो दिखाता है कि आरबीआई साफ साफ प्रायोरिटाइज कर रहा है, आरबीआई साफ साफ प्राथमिकता दे रहा है ग्रोथ को, विकास को, और किसके ऊपर? ये दे रहा है प्राइस स्टेबिलिटी के ऊपर, दामों में स्थिरता के ऊपर, फॉर नाउ, अभी के लिए। अगर इस चीज़ इस तरीके से हम देखें तो आरबीआई ग्रोथ को, विकास को ज़्यादा प्राथमिकता दे रहा है बजाय महंगाई को कंट्रोल करने के। अब इसमें देखने वाली चीज़, सीन यहाँ पे हो गया पास्ट पार्टिसिपल, इस लाइट में देखे जाने पर, है ना, इस निगाह से देखे जाने पर हमें ऐसा लगा। पार्टिसिपल वीडियो में रखे हैं, यहाँ पे मैं उन पर फिर से टाइम डिवोट नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है। पार्टिसिपल्स की वीडियो में देखो, आपको अच्छे से बताया हुआ है पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल का क्या काम होता है ना। चलो, प्रायोरिटाइज करना, किसी चीज़ को प्राथमिकता देना, ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना। कह रहा वाइल द कंपल्शन टू इंश्योर दैट मॉनेटरी पॉलिसी रिमेन्स ब्रॉडली सपोर्टिव ऑफ एन इकॉनमी
that is in recession as a fallout of the COVID-19 pandemic and accompanying lockdowns is understandable. The rate setting panel's readiness to shrug off both persistently high inflation and its own outlook on prices is cause for concern. सबसे लंबा और सबसे कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस यही है, ध्यान से देखो, पीस करूंगा छोटे छोटे। कर वाइल जहां जो कंपल्शन है, जो मजबूरी है, जो है इंश्योर करने की, पक्का करने की, इस चीज़ को दैट कि मॉनेटरी पॉलिसी बनी रहती है मोटे तौर पे ब्रॉडली सपोर्टिव, है ना, सपोर्ट करने वाली, और किसको, एक अर्थव्यवस्था को, एक जो है इकॉनमी को। कह रहे जहाँ ऐसा है, जहाँ हमारी ये मजबूरी है, कंपल्शन है कि मॉनेटरी पॉलिसी जो है मोटे तौर पे अर्थव्यवस्था को सपोर्ट करे। कह रहे वहीं पे वो अर्थव्यवस्था जो कि रिसेशन में है, दैट इज इन रिसेशन, जो कि अभी मंदी से गुजर रही है। अच्छा, कैसे गुजर रही है? एक फॉल आउट के तौर पे, एक दुष्परिणाम, एक बैड कॉन्सिक्वेंस के तौर पे जो है कोविड-19 पैंडेमिक का और उससे कंपनी करने वाले उसके साथ जुड़े हुए लॉकडाउन्स का। कह रहा है जहां ये कंपल्शन जो है ना इज अंडरस्टैंडेबल, इस कंपल्शन को समझा जा सकता है। देखो कंपल्शन की वर्ब है यहाँ पे इज। कह रहा है जहां पे इस मजबूरी को हम समझ सकते हैं, अंडरस्टैंडेबल है। अच्छा, हुआ क्या? कह रहा है वहीं पे जो रेट है ना, और किसकी, सेट करने वाली पैनल की रेडीनेस को, और किस चीज़ का, जो कि श्रग ऑफ करने वाली है रेडीनेस, जो कि दरकिनार करने वाली है दोनों चीज़ों को। पहली चीज़ है परसिस्टेंटली हाई इन्फ्लेशन को, लगातार बने हुए महंगाई को, और दूसरी चीज़ है इसकी खुद के आउटलुक को, इसके खुद के अंदाज को, प्राइसेस पे, दामों पे। कह रहे वहीं पे जो रेट आई है ना, जो रेट इसने रखी है, वो इज कॉज फॉर कंसर्न, वो एक चिंता का विषय है ना, कारण है एक कंसर्न का। समझ गए? एक बार रिपीट कर देता हूँ, सिंपल सेंटेंस है, थोड़े से सब्जेक्ट वर्ब ज़्यादा है इसमें, बस इतना ही है। कह रहे जहाँ जो मजबूरी है वो अंडरस्टैंडेबल है, इज अंडरस्टैंडेबल, कंपल्शन इज अंडरस्टैंडेबल। अब कंपल्शन कौन सा है बीच में बता रहा है, ये है इस चीज़ को पक्का करने का, जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो बनी रहेगी मोटे तौर पे सपोर्टिव एक ऐसी अर्थव्यवस्था की जो रिसेशन से गुजर रही है, दुष्परिणाम के तौर पे इस पैंडेमिक महामारी के और इससे जुड़े हुए लॉकडाउन्स के। कह रहे जहाँ पे ही अंडरस्टैंडेबल है। वहीं पे जो रेट आई है ना, जो रेट सेट करती है पैनल की रेडीनेस को, जो रेट सेट करती है पैनल की तैयारी को कि वो श्रग ऑफ करेगी, वो पूरी तरह से दरकिनार करेगी दोनों चीज़ों को, एक तो बढ़े हुए इन्फ्लेशन को और एक अपने खुद के अंदाजे को जो प्राइसेस पे हमने लगाया था। कह रहे ये रेट अपने आप में कॉज फॉर कंसर्न है, चिंता का विषय है। वर्ड्स देखना, कंपल्शन की वर्ब है इज, मॉनेटरी पॉलिसी की वर्ब है रिमेन्स, दैट की वर्ब है इज, रेट की वर्ब है इज। यहाँ पे दैट जो है सब्जेक्ट का पार्ट नहीं है, गलती से मैंने बना दिया है, एक्चुअल में आपका सब्जेक्ट है मॉनेटरी पॉलिसी, इस दैट को सब्जेक्ट मत मानना, है ना। अब इसे वर्ड्स देख लो। कंपल्शन मतलब मजबूरी, या आप इसको ऑब्लिगेशन या अर्जेंसी बोल सकते हैं। फॉलो आउट का मतलब होता है दुष्परिणाम, बैड रिजल्ट बोल दो, कॉन्सिक्वेंसेज बोल दो, बैड कॉन्सिक्वेंसेज, इम्प्लीकेशन बोल दो, रेमिफिकेशन बोल दो। लास्ट वाले दोनों वर्ड्स पे खास ध्यान देंगे, इनको बोला जाता है दोनों को दुष्परिणाम, है ना, इम्प्लीकेशन और रेमिफिकेशंस। श्रग ऑफ करना, किसी चीज़ को दरकिनार करना, इग्नोर करना, डिसरिगार्ड करना। इसके लिए दो अच्छी फ्रेजल वर्ब्स अपने पास, ब्रश असाइड और शेक ऑफ। शेक ऑफ इसको हिंदी बोलते हैं कंधे झटकना, है ना, किसी चीज़ से आप कंधे झटक के कहते हो ना, अपना पासा, अपना जो है पल्ला छुड़ा लेते हो, उसको कहते हैं श्रग ऑफ करना। तो आरबीआई पल्ला छुड़ा रहा है, जो बात कह चुका है उससे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सवाल हो रहा है आपसे मेरा, ये मैंने ग्रामर रूल लिखा नहीं है आज, है ना, ऑन के साथ में कौन सा ग्रामर रूल अप्लाई होगा। अब देखो आपको भी याद होना चाहिए, क्योंकि ये अमूमन हम करते ही रहते हैं इस वाले रूल को, है ना, 10 में से 2-3 एडिटोरियल्स में हो जाता है। सभी से मेरा सवाल है, इस ऑन नाम के एडजेक्टिव को देख करके कौन सा ग्रामर रूल आपको याद आया। 5 वर्ड्स में आप लिख करके डालें कमेंट सेक्शन में। छोटा सा ये रूल, ज़्यादा बड़ा है नहीं, है ना, सब लोग इसकी जो है कोशिश करेंगे। कह रहे रिसेंट इंक्रीजेस इन द प्राइसेस ऑफ आयरन और स्टील एंड ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल्स ऑल्सो एड टू द वरीज दैट cost pressures are continuing to accumulate at a time when the economy is still well under water। कह रहा हाल के जो इंक्रीज हैं, हाल की जो बढ़त है प्राइसेस में, दामों में, पहला किसका, आयरन ओर का, है ना। आयरन ओर क्या होता है, कच्चा लोहा होता है, ऐसा समझो आप, है ना, जिसमें से अपने चीज़ें बनाते हैं आगे। कच्चे लोहे के दाम में, स्टील के दाम में, और चीज़ों को इधर से उधर ले जाने वाले ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल के दाम में। कह रहे ये जो बढ़त है ना, रिसेंट इंक्रीजेज हैं, ये भी ऐड टू करते हैं, ये भी बढ़ोतरी करते हैं उन चिंताओं में, वरीज में, दैट वो ये की कि जो कॉस्ट का प्रेशर है, जो दामों में बढ़त का तनाव है, दबाव है, वो कंटिन्यू होंगे, आर कंटिन्यू हो रहे हैं वो। और क्या कर रहे हैं कंटिन्यू, वो एक्यूमुलेट करना कंटिन्यू कर रहे हैं, इकट्ठा करना अभी भी जारी कर रहे हैं। और कब, एक ऐसे टाइम पे जब हमारी अर्थव्यवस्था अभी भी पानी के बहुत नीचे है, इज स्टिल वेल अंडर वाटर। तो अगर हाल के इंक्रीज हमें यही बताते हैं कि जो हमारे पास अभी वरीज हैं उसमें बढ़ोतरी होगी,
क्योंकि कॉस्ट हमारी बढ़ती जा रही है ना, कच्चा माल भी बढ़ रहा है और फ्यूल के दाम भी बढ़ रहे हैं। तो ये सारी की सारी कॉस्ट के प्रेशर एक्यूमुलेट ही हो रहे हैं, और एक ऐसे वक्त पे जब इकॉनमी पहले से ही खड्डे के अंदर, एक वेल अंडर वाटर है, पानी के अंदर फंसी हुई है। समझ गए ना? ऐड टू करना मतलब इंक्रीज करना। इसको मैं यूज करके दिखा देता हूँ, बहुत सिंपल सी है फ्रेजल वर्ब। द नेकलेस एडेड टू हर ब्यूटी। सुंदर तो बहुत थी, पर जो नेकलेस उसने पहना ना, वो उसकी ब्यूटी में ऐड टू कर रहा था, इंक्रीज कर रहा था, बढ़ोतरी कर रहा था। ऐसे इस ऐड टू नाम की फ्रेजल वर्ब को आप याद रखें। चलो, द आरबीआई हैज ऑल्सो सरप्राइजिंगली रेज्ड इट्स जीडीपी फोरकास्ट फॉर द फुल ईयर। कह रहे इसी आरबीआई ने साथ ही साथ रेज कर दिया है, उठा दिया है सरप्राइजिंगली, सबको अचंभे में डालते हुए। अच्छा, किसको उठा दिया भाई? इसकी जीडीपी की फोरकास्ट को, इसकी जीडीपी की भविष्यवाणी को, फॉर द फुल ईयर, पूरे साल के लिए, है ना। तो सबको इसने हैरान करते हुए पूरे साल की अपनी फोरकास्ट को भी जीडीपी की बढ़ा दिया है, रेज कर दिया है। अब इसमें देखने वाले वर्ड्स देखना। फोरकास्ट मतलब आने वाले वक्त की भविष्यवाणी, इसको प्रेडिक्शन बोलते हैं, एस्टिमेट बोलते हैं, प्रोजेक्शन बोलते हैं, आउटलुक बोलते हैं और प्रोग्नोसिस बोलते हैं। ये प्रोग्नोसिस वर्ड आगे भी आएगा, वहाँ इसका पोस्टमार्टम करवाऊंगा, याद रखना। प्रोग्नोसिस मतलब आने वाले वक्त की भविष्यवाणी, ये वर्ड भी आगे आएगा, है ना। चलो, रेज पे आपको छोटा सा ग्रामर रूल पता है। देखो, दो वर्ब्स हैं, राइज, रोज, रीजन, पहली वर्ब। दूसरी है रेज, रेज्ड, रेज्ड। मुझे नहीं पता इन दोनों में क्यों कन्फ्यूजन होती है सबको, क्योंकि दोनों राइज रेज ऐसे बनी है ना। राइज का मतलब होता है उठ खड़ा होना, रेज का मतलब होता है किसी चीज़ को उठाना। क्योंकि इस रेज में किसी चीज़ को उठाया जाता है, इसलिए रेज के बाद हमेशा एक ऑब्जेक्ट होगा। और राइज में आप खुद उठ खड़े होते हैं, तो इसके बाद में कभी ऑब्जेक्ट नहीं होगा। अगर आपको कभी भी ऐसी डिलेमा आ जाए, राइज लगाऊं या रेज लगाऊं, तो आपको देखना है इनके बाद में कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है या नहीं पड़ा। अगर ऑब्जेक्ट पड़ा है तो आप रेज को लगाएंगे, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड फॉर्म को यूज़ करेंगे सेंटेंस के टेंस के हिसाब से। अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई नाउन प्रोनाउन नहीं है, तो राइज को लगाया जाए फर्स्ट, सेकंड या थर्ड वर्ड जो है इसकी वर्ब को। यहाँ देखो, रेज्ड इट्स जीडीपी फोरकास्ट, उठा दिया अपनी जीडीपी की भविष्यवाणी को। तो यहाँ पे रेज का ऑब्जेक्ट पड़ा है ना, इसीलिए रेज लिखा है हमने, नहीं तो हम रोज लिखते। समझ गए ना? चलो, हाँ, कर द सेंट्रल बैंक नाउ एक्सपेक्ट्स द इकोनॉमी टू श्रिंक बाय ओनली 7.5% इन द 12 months ending in March, a full 2 percentage point shallower than the 9.5% contraction it had projected in October। कह रहे सेंट्रल बैंक अब एक्सपेक्ट करता है इकोनॉमी का श्रिंक होना महज ओनली बाय 7.5% से 12 महीने के पीरियड में, जो मार्च में खत्म होगा। तो आरबीआई ने 7.5% की नेगेटिव ग्रोथ पे आकर के रुका है इस साल के पूरे साल के लिए, 2021 के लिए, है ना। कह रहे ये एक पूरी तरह से 2 परसेंटेज पॉइंट कम है, 2 परसेंटेज पॉइंट शैलो है, छिछला है। किससे भाई? 9.5% कॉन्ट्रैक्शन से, जो इसने प्रोजेक्ट किया था, एस्टिमेट किया था अक्टूबर में। तो अक्टूबर में बोला था माइनस में 9.5% होगी इकोनॉमी पूरे साल की, दिसंबर में आके बोलता है 7.5 है। अचानक से 2% इसको लगा, कम कर दिए इसने। जैसे इसने अक्टूबर में बोला था कि इन्फ्लेशन जो है 5.4 होगा, अब दिसंबर में बोल रहा है 6.3 होगा। तो कह रहा है सरप्राइज दे रहा है आरबीआई बार बार, 2 महीने में इसने जो जो बोला था सबसे उल्टा फिर गया। चलो आगे बढ़ते हैं। बाय प्रपोजिशन का आप यूज जानते हैं सारे के सारे। जब भी किसी चीज़ में परसेंटेज में बढ़ोतरी होती है तो आप बाय प्रपोजिशन को यूज करते हैं ना, पता होगा आपको। द फोरकास्ट इज प्रेडिक्टेड ऑन अ रिटर्न टू ग्रोथ ऑफ 0.1% इन क्वार्टर थर्ड एंड 0.7% इन क्वार्टर फोर्थ। कह रहे जो फोरकास्ट है ना, ये प्रेडिक्ट किया गया है एक रिटर्न टू ग्रोथ पे, एक फिर से हमारी वापसी पे जो हुई है विकास की। और कितनी हुई है भाई? थर्ड क्वार्टर में 0.1% और फोर्थ क्वार्टर में 0.7%। तो अब हम माइनस से पॉजिटिव में आ गए हैं। हमारी विकास की दर जो 23% गई थी माइनस में फर्स्ट क्वार्टर में, थर्ड क्वार्टर में पॉजिटिव में जा रही है, माइनस नहीं बल्कि प्लस में, थोड़ी सी है पर प्लस में। और फोर्थ क्वार्टर में भी 0.7%। तो कह रहे ये फोरकास्ट इन्हीं दोनों चीज़ों पे प्रोडिक्ट हुआ है, आगे इनका जो है भविष्यवाणी हुई है। कह रहे इट इज दिस ऑस्टेंसिबली सैंग्विन आउटलुक ऑन द इकोनॉमी that is hard to square with the RBI stand according primacy to growth over price stability। कह रहे बस यही वो ostensibly sanguine outlook है। It is this ostensibly sanguine outlook। आउटलुक होता है आगे की भविष्यवाणी, है ना। sanguine होता है आशावादी, ऑप्टिमिस्टिक। ostensibly होता है जाहिर तौर पे। कह रहे बस यही जाहिर तौर पे आशावाद है, यही जाहिर तौर पे आगे की अच्छी न्यूज़ है
हमारी अर्थव्यवस्था पे, ऑन द इकोनॉमी पे, जो कि हार्ड टू स्क्वायर विद है, जिस पे हमें बहुत मुश्किल है अग्री करना आरबीआई के स्टैंड के साथ। और वो आरबीआई का स्टैंड जो अकॉर्ड करता है, देता है प्रधानता को, प्रेमेसी को, विकास को और किसके ऊपर, प्राइस की स्टेबिलिटी के ऊपर। तो कह रहा है वैसे ही ग्रोथ अच्छी जा रही है, वैसे ही हम नेगेटिव से पॉजिटिव में आ गए, फिर आरबीआई ग्रोथ को क्यों प्रायोरिटी दे रहा है, ग्रोथ तो अपने आप ही हो रही है ना। तो कह रहे यही वो आशा भरा आउटलुक है इकोनॉमी का जिसके ऊपर आरबीआई से सहमत नहीं हुआ जा सकता, आरबीआई के उस स्टैंड से जिसमें ये ग्रोथ को प्राइमेसी दे रहा है प्राइस स्टेबिलिटी के ऊपर। तो कहने का मतलब ये है जब अपने आप ग्रोथ हो रही है तो तुम अब इन्फ्लेशन को देखो ना, अब ग्रोथ को क्यों धक्का मार रहे हो तुम, इन्फ्लेशन को देखो अब, जिसको देखना जरूरी है ना। ग्रोथ तो अपने आप हो रही है। सैंग्विन मतलब होता है आशावादी, ऑप्टिमिस्टिक, होपफुल, ऑस्टेंसिवली जाहिर तौर पे। स्क्वायर विद होना है किसी से अग्री करना, किसी से सहमत होना। कर विद द सेंट्रल बैंक prognosticating that save some possible continued softening in the prices of cereals and transient easing of vegetable costs through the winter, other food prices would persistently remain at elevated levels. The MPC's policy approach is clearly fraught with risk. अब देखो जो बात ये कहना चाह रहा था पूरे एडिटोरियल की जिस्ट है इस लाइन में, है ना। कह रहा विद साथ ही किसके भाई, सेंट्रल बैंक के प्रोग्नोस्टिकेट करने के साथ ही, सेंट्रल बैंक के फोरकास्ट करने के साथ ही, भविष्यवाणी करने के साथ ही। दैट किस चीज़ की भाई, कह रहा सेव सम पॉसिबल कंटिन्यूड सॉफ्टनिंग, कह रहा छोड़ दो थोड़ी सी संभावित जारी रहने वाली नरमी को। और किस में भाई, प्राइसेस में, दामों में। अच्छा प्राइस किसके, सीरियल्स के, जो अनाज हैं, दालें हैं, उनके। और छोड़ दो मोमेंट्री या ट्रांजिट या थोड़े वक्त की ईजिंग को, नरमी को, जो है सब्जी की कॉस्ट में विंटर्स के दौरान। कह रहा इस चीज़ के प्रोग्नोस्टिकेट होने के साथ ही, आरबीआई की भविष्यवाणी के होने के साथ ही, कह रहा इन दोनों चीज़ों को छोड़ के सभी के सभी फूड प्राइसेस, सभी के सभी चीज़ों के दाम परसिस्टेंटली रिमेन रहने वाले हैं, लगातार बने रहने वाले हैं एलिवेटेड लेवल्स पे, ऊंचे लेवल पे। तो कह रहा इस चीज़ के प्रोग्नोस्टिकेट होने के साथ ही हुआ क्या, जो एमपीसी की पॉलिसी अप्रोच है ना वो साफ साफ भरी हुई है रिस्क के साथ, समझ गए ना। तो आरबीआई खुद कह रहा है आप सिर्फ थोड़ी सी अनाजों को छोड़ दो, है ना, और थोड़ा सा विंटर्स में सब्जियों के दाम छोड़ दो। कह रहा हर चीज़ जो है महंगी मिलेगी आने वाले वक्त में। कह रहा अगर आप इस प्रोग्नोस्टिकेशन को देखो ना आरबीआई के, तो ये जो एमपीसी की जो अप्रोच है ना वो बहुत ही जोखिम से भरी है, क्योंकि इन्फ्लेशन पे इस अप्रोच के अंदर ध्यान नहीं दिया गया है, समझ गए ना। आरबीआई खुद कह रहा है इन्फ्लेशन बढ़ेगा, फिर भी अपनी अप्रोच के अंदर इन्फ्लेशन को कंसीडर नहीं कर रहा। चलो अब इसमें देखने वाले वर्ड्स देखते हैं। फ्रॉड विद आपने देख लिया, फिल्ड विद होता है ना। फ्रॉड विद मतलब किसी चीज़ से भरा हुआ, रिस्क से, डाउट से, क्वेश्चन से, डिफिकल्टी से, फ्रस्ट्रेशन से, है ना, नेगेटिव चीज़ों से। प्रोग्नोस्टिकेट ये वर्ड मैं आपको तोड़ के दिखा देता हूँ। देखो इसका मतलब होता है भविष्यवाणी करना, आगे के बारे में बताना। ये बना कैसे, प्री प्लस में डायग्नोसिस। डायग्नोस होता है आप अगर बीमार हो जाएं डॉक्टर के पास जाएं और अपना टेस्ट वेस्ट करवाएं, है ना, कौन सी आपको बीमारी है। अगर आप प्री डायग्नोस करवा रहे हैं ना तो बीमार होने से पहले डॉक्टर के पास चले गए हैं, उसको बोला है भाई टेस्ट करके बता मुझे कौन सी बीमारी हो सकती है। एक्चुअल में प्री प्लस डायग्नोसिस से बना है प्रोग्नोसिस नाम का वर्ड, आगे की भविष्यवाणी करना, अपने आगे की हेल्थ को पहले से ही जो प्रेडिक्ट करना, प्रोग्नोसिस करवाना। ये प्रोग्नोसिस नाउन है, इससे हमने वर्ब फॉर्म बनाई है प्रोग्नोस्टिकेट, समझ गए ना। इसका मतलब हो गया फोरकास्टिंग, है ना, प्रोग्नोस्टिकेटिंग मतलब फोरकास्टिंग। चलो आगे बढ़ते हैं। ट्रांजिट मतलब जो मोमेंट्री हो, थोड़े से वक्त के लिए हो, कुछ क्षणों के लिए, कुछ पलों के लिए, कुछ दिनों के लिए हो। इसका एक वर्ड है एफेमरल, जो लंबा ना चले, एफेमरल। चलिए अच्छा वर्ड है, नोट करना इसको ना, एफेमरल को। कह रहे हाँ, बाय लेइंग द ओनस ऑन सप्लाई डिसरप्शंस, प्रॉफिटियरिंग एंड टैक्सेस फॉर द इन्फ्लेशन स्पाइरल, द आरबीआई इज एब्डिकेटिंग इट्स प्राइमरी मैंडेट। कह रहे ले करके, बिछा करके, मड़ करके, है ना, ले करने का मतलब है सारा का सारा रख देना किसी चीज़ के ऊपर, कोई चीज़। कह रहे रख करके सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ऑनर्स को, और किसके ऊपर, सप्लाई डिसरप्शंस के ऊपर, है ना, सप्लाई में जो डिस्टर्बेंस आ रही है उसके ऊपर, प्रॉफिटेरिंग के ऊपर, मुनाफाखोरी के ऊपर, और टैक्सेस के ऊपर, इन्फ्लेशन में स्पाइरल के लिए, इन्फ्लेशन में बढ़ते हुए ग्राफ के लिए। तो कह रहे इन्फ्लेशन में बढ़ोतरी के लिए सारा का सारा ऑनर्स सप्लाई डिसरप्शन पे, मुनाफाखोरी पे और टैक्सेस पे रख के। कह रहा आरबीआई जो है ना ऐसा काम करके, आरबीआई जो है एब्डिकेट कर रहा है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी या अपने राइट को गिव अप कर रहा है ना। कह रहा है कि मेरा काम नहीं है, एब्डिकेट कर रहा है। अच्छा किस चीज़ को, इसके प्राइमरी मैंडेट को,
इसके सबसे बड़े जनादेश को। तो आरबीआई का मैंडेट, कमांड, जनादेश यही है कि आप जो है इन्फ्लेशन को संभालो। इस बार आरबीआई क्या कर रहा है, हमारा काम नहीं इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन तो इसलिए बढ़ा है क्योंकि सप्लाई में कमी आ रही है, लोग मुनाफाखोरी कर रहे हैं या सरकार ज़्यादा टैक्स लगा रही है। ऐसा करके आरबीआई जो है अपने मैंडेट को एब्डिकेट कर रहा है, अपनी ड्यूटी से बचने की कोशिश कर रहा है। समझ गए? एब्डिकेट का मतलब होता है आपको कोई राइट मिला हुआ है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली हुई है, आप उसको निभाने से मना कर दो, आप बोल दो मैं नहीं करूँगा। इसके लिए वर्ड है रिलिंक्विश, है ना। दोनों का मतलब होता है किसी चीज़ को त्याग देना। स्पाइरल होता है ग्राफ, है ना, ग्रोथ या ग्राफ या कर्व। ऑनस होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी। ले और लाई में मैंने आपको डिफरेंस अच्छे से करवाया हुआ है। जैसे ऊपर आपने देखा था राइज और रेज, रेज के बाद हमेशा एक ऑब्जेक्ट होगा, वैसे ही ले के बाद में भी हमेशा एक ऑब्जेक्ट होगा। देखो लाई ले लेन और ले लेड लेट, इसकी सेकंड फॉर्म और इसकी फर्स्ट फॉर्म दोनों ले हैं, लेकिन ये वर्ब जो है ना इसका मतलब होता है लेट जाना, और ले होता है इसका मतलब होता है लिटा देना। तो लिटा दोगे तो आपके पास एक ऑब्जेक्ट होगा जिसको लिटाया जाएगा, और लेट जाओगे तो आप खुद ही ऑब्जेक्ट हो, इसलिए आपके पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं होगा। इतना ध्यान रखोगे इस ट्रिक का तो क्वेश्चंस इजीली सॉल्व होंगे। अब देखो लेइंग द ऑनस, बिछा करके रख करके ऑनस को, समझ गए ना। तो ऑनस नाम का नाउन जो है इस ले वर्ब का ऑब्जेक्ट है, इसलिए यहां पे हमने लेइंग लिखा है, लाइंग नहीं लिखा है। समझ गए ना, लाइंग इसलिए नहीं लिखा क्योंकि एक ऑब्जेक्ट है। चलो आगे बढ़ें क्विज की तरफ। आज का ट्यूटोरियल बहुत ही ईजी था, मैंने फास्ट प्रोसेस करने की कोशिश की है क्योंकि ईजी आर्टिकल्स पे ज़्यादा टाइम अपने को नहीं देना होता। अब अपने क्विज करेंगे। क्विज थोड़ा सा डिफिकल्ट मैंने बनाया है ना। चलो देखते हैं आपको कितने क्वेश्चंस आते हैं। जरूर से अपने आंसर्स को अपडेट करना कमेंट सेक्शन में, कितने मार्क्स आपको आउट ऑफ 3 मिले। पहले सबसे इजी वाला है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फ्रेज इनकम्बेंट ऑन। इनमें से कौन सा इनकम्बेंट ऑन का करेक्ट मीनिंग बताता है। इनकम्बेंट ऑन मतलब नेसेसरी, है ना, जरूरी, आपकी कर्तव्य के तौर पे जरूरी। तो प्रोग्नोस्टिकेशन का मतलब होता है आगे की भविष्यवाणी बताना, इसका कोई कनेक्शन नहीं है। सैंग्विन एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब है ऑप्टिमिस्टिक, बहुत ही आशा से भरा हुआ। श्रग ऑफ एक वर्ब है, फ्रेजल वर्ब, इसका मतलब है कंधे झटकना, किसी चीज़ से दरकिनार जो है दूरी बना लेना ना, किसी चीज़ से किनारा कर लेना। इंपरेटिव होता है, मैंने आपको बताया था, जरूरी। तो इनकम्बेंट ऑन का सिनोनिम है इंपरेटिव। ए इज योर आंसर। जस्ट ए मिनट, इसको अपने कलर दे दें ग्रीन ताकि किसी को कंफ्यूजन ना हो, ठीक है ना। ए आपका आंसर है। चलो, द टास्क ऑफ मैनुअली हैंडलिंग अ पॉट, हाँ, द टास्क ऑफ मैनुअली हैंडलिंग अ पॉट फुल ऑफ फ्रॉड विद या फिल्ड विद डेंजरस केमिकल्स इज फ्रॉड विद, फिल्ड विद या फुल ऑफ पेरिल्स एंड डिजास्टर्स। इसका मैं मीनिंग बता देता हूं मैं पहले आपको। कह रहे जो काम है ना हाथों से हैंडल करने का, एक ऐसे बर्तन को, पॉट को, जो कि भरा हुआ है बहुत ही डेंजरस केमिकल से, बहुत ही खतरनाक रसायनों से। कह रहा है जो टास्क है ना ये भरा हुआ है अपने आप में जोखिमों से और डिजास्टर से, है ना। इस टास्क में बहुत बड़ी दुर्घटनाएं और बड़े बड़े जोखिम हो सकते हैं। मैनुअली आप किसी ऐसे बर्तन को हैंडल कर रहे हो जिसमें बहुत ही डेंजरस केमिकल्स हैं। अब देखो इसमें फ्रॉड विद और फिल विद को मैंने कंफ्यूज करने की कोशिश की आपको। मैंने आपको बताया था बाल्टी में पानी भरोगे तब फ्रॉड विद यूज नहीं होता। फ्रॉड विद यूज होता है नेगेटिव चीज़ों के लिए जिनको आप छू ना पाओ। अब एक चीज़ मुझे बताओ, वो वाला पॉट जो भरा हुआ डेंजरस केमिकल से, अगर कोई बर्तन किसी केमिकल से भरा हो तो क्या फ्रॉड विद यूज हो सकता है? तो क्या फ्रॉड विद यूज हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। देखो ये यहाँ पे फ्रॉड विद आया है, इस बर्तन के साथ में हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि बर्तन भरा हुआ है किसी केमिकल से, यहाँ पे फ्रॉड विद का कोई काम नहीं है। तो या तो आपका आंसर है ए या आपका आंसर है सी, ठीक है ना। बी और सी, आप डी है, ये बी और सी जो आपके आंसर्स नहीं है, है ना। इन दोनों को मैं रेड कर देता हूँ। चलो इन दोनों को मैं रेड कलर दे देता हूँ। लो इसको भी दे देता हूँ। चलो अब बचा आपका आंसर ए या डी। अब मुझे बताओ यहाँ पे फुल ऑफ तो ठीक है, यहाँ भी फील्ड विद ठीक है, यहाँ पे ये बताओ ये जो टास्क है भरा हुआ पेरिल से, डिजास्टर से, तो मुझे क्या लिखना चाहिए, फील्ड विद या फ्रॉड विद? फ्रॉड विद आएगा, है ना। बताया था ना मैंने, कोई चीज़ भरी हो डिजास्टर से, पेरिल से, तो आप फ्रॉड विद को यूज़ करते हो, फील्ड विद नहीं, फ्रॉड विद। तो ए और डी में से मेरा आंसर बनेगा डी। तो इस तरह से आपको एलिमिनेशन मेथड से जाना है, ईजिली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, द फार्मर प्रोटेस्ट विल कंटिन्यू टू डैश फर्दर, राइज या रेज जो भी लगाओगे, फॉर एज लॉन्गर एज या एज लॉन्ग एज जो भी आप लगाओगे, द गवर्नमेंट डज नॉट लाई डाउन या ले डाउन जो भी आप लगाओगे, न्यू लॉज क्वेश्चनिंग द फेमस फार्म लॉज।
कह रहा है जो फार्मर प्रोटेस्ट है वो जारी रहेगा, आगे से आगे बढ़ना, राइज या रेज फर्दर, तब तक के लिए जब तक सरकार नए लॉज को इनेक्ट ना करे, लाई डाउन या ले डाउन ना करे, और वो वाले लॉज जो कि इनफेमस फार्म लॉज को क्वैश करेंगे, इन बहुत ही बदनाम किसान कानूनों को क्वैश करेंगे, ख़त्म करेंगे। समझ गए ना? अब इसमें अपने को यूज़ करना है। देखो, कंटिन्यू टू डैश फर्दर, राइज या रेज दोनों में से एक आएगा। उठने के लिए अपने लगाते हैं राइस, आगे अपने पास एक ऑब्जेक्ट भी नहीं है तो वैसे भी मुझे पता लगा रेज तो यहाँ आ ही नहीं सकता। समझ गए ना? रेज को तो एक ऑब्जेक्ट चाहिए, राइज फर्दर है, देखो कोई ऑब्जेक्ट तो आ नहीं रहा, फर्दर तो एक एडवर्ब है, तो मुझे यहाँ पे यूज़ करना है, यहाँ पे या तो राइज को इस वाले को या राइज को इस वाले को। समझ गए ना? अब दूसरी चीज़, एज लॉन्ग एज या एज लॉन्गर एज, हमेशा एडजेक्टिव की एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री यूज होती है, कंपैरेटिव डिग्री यूज नहीं होती। अगर इस हिसाब से देखूं तो एज लॉन्ग एज आना चाहिए। जैसे ही आपने इन दोनों को देखा, ए आपका आंसर बन गया, बी आपका आंसर नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ पे लॉन्गर आ रहा है ना, तो ये तो बन ही नहीं सकता। तो आप एलिमिनेशन मेथड से जाएं, ए में राइज आएगा, इसमें एज लॉन्ग एज आएगा, इसमें ले डाउन आएगा। ले डाउन का मतलब होता है किसी चीज़ को स्टैब्लिश करना, ले डाउन। चलिए मुलाकात लूँगा कल की वीडियो में, पॉसिबली करेंगे एडिटोरियल, 60% चांसेस हैं क्योंकि मैं ट्रैवल करूँगा, मैं टाइम पे पहुँच गया तो ज़रूर से बना के रखूँगा मैं रात में ही। अगर मैं टाइम पे नहीं पहुँचा तो आपको कल मिलेगी बीइंग पे एक सुपर लेक्चर, मिस मत करना। वो एक लेक्चर आपकी कई कन्फ्यूजन के दूर करेगा, आपकी कई कन्फ्यूजन्स को बीइंग के ऊपर। कल की वीडियो मुलाकात होगी, तब तक के लिए साइनिंग आउट।